आपका ऑल इन वन एग्जाम रेडी सीरीज में, जहाँ पर हम हर एक चैप्टर को सबसे पहले ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर का डायरेक्टली एनसीईआरटी से नोट्स बनाएंगे और एकदम आखिर में उस चैप्टर से आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे क्लास 12 कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। तो जैसा कि आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स थे। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। मतलब दो सुपर पावर्स यानी दो पोल्स। तब हमारा वर्ल्ड बाइपोलर था। लेकिन 1991 आते आते जब यूएसएसआर खत्म हो गया, तब से एक ही पावर बचा, वो था यूएसए। मतलब कि अब वर्ल्ड यूनिपोलर बन चुका था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यूएसएसआर के इस मैप से कि यूएसएसआर के अंदर 15 रिपब्लिक्स थे। मतलब जब यूएसएसआर टूटा तो 15 नए कंट्रीज बने। हालांकि 1991 के बाद जब यूएसएसआर खत्म हो चुका था तो यूएसए एक अकेला सुपर पावर था। लेकिन अब वर्ल्ड में जब यहाँ पर नए कंट्रीज बने तो इन्होंने भी यूएसए को बराबर का टक्कर किया और अब वर्ल्ड यूनिपोलर और मल्टीपोलर ऑर्डर के बीचों बीच था। मतलब या तो एक सुपर पावर रहेगा या फिर बहुत सारे देश यूएसए को टक्कर देंगे और वर्ल्ड एक मल्टीपोलर ऑर्डर में रहेगा। तो यूएसए को टक्कर देने के लिए यूएसएसआर के टूटने के बाद यहाँ पर जो कंट्रीज थे, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। इसी ग्रुप का नाम था यूरोपियन यूनियन। उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज थे, इन्होंने अपना जो ग्रुप बनाया, इसका नाम था एशियन। और इसी दौरान चाइना भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को डिटेल में बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स बनाने से पहले आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद मैंने जैसे-जैसे इस बुक में चीज़ों को मार्क किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग से लिखा है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, आप बिल्कुल वैसे ही उन चीज़ों को कॉपी करें। जैसे कि सबसे पहले यहाँ से लेकर इस पोर्शन को मार्क करेंगे और इस पैराग्राफ का हेडिंग देंगे, अर्ली 1990s वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको 1990s के या फिर अर्ली 1990s के वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हालत के बारे में पूछे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ को पूरा डिट्टो आप लिख के आ जाएँगे। लिखते टाइम आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मैंने जिस-जिस चीज़ों को हाइलाइट किया है, आप भी आंसर में उन चीज़ों को अंडरलाइन या फिर हाइलाइट करेंगे। फिर इस पैराग्राफ में यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ यूरोप के बारे में कहा गया है। अब सिंपली हर एग्जाम में पूछते कि क्वेश्चन ऑफ यूरोप क्या है? यहाँ पे 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्वेश्चन ऑफ यूरोप क्या कहा या फिर यूरोप के पास क्या ऑप्शंस थे? क्या 2 रास्ते थे? तो आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे। बेसिकली क्वेश्चन ऑफ यूरोप का मतलब ये है कि यूरोप जब 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हारते-हारते रह गया, तो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हो गया। अब तक दुनिया ये मानती थी कि यूरोप से ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं। लेकिन यूरोप जब जर्मनी और जापान से हारते-हारते रह गई थी, तो दुनिया को समझ में आ गया कि यूरोप उतना भी पावरफुल नहीं है जितना वो बताता है। अब यूरोप के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इतने सालों से जैसे दूसरे कमज़ोर देश के ऊपर शासन कर रहा था, उनसे दुश्मनी बढ़ा रहा था, उस चीज़ को कंटिन्यू करे, या फिर अब वो सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करे और पॉजिटिवली इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा गया है। अब यहाँ पर मार्शल प्लान इंपॉर्टेंट है। मार्शल प्लान कुछ नहीं था, ये यूरोप को भेजे जाने वाला अमेरिका के द्वारा हेल्प था। इसी के बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को मार्क करके चले जाएँगे।
अब इनसे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वो पूछ सकते हैं कि कौन-सा कम्युनिटी या फिर कौन-सा इंस्टीट्यूशन, कौन-सा कॉर्पोरेशन कब बना। अब यहाँ पर इन सब के बावजूद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो ये वाला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशनल वैल्यू क्या था? मतलब यूरोपियन यूनियन किस आधार पे बनी? तो यूरोपियन यूनियन बनने का जो मेन मोटिव था, वो था कि इनके बीच में एक कॉमन करेंसी है। ये कॉमन करेंसी, उसके साथ-साथ कॉमन फॉरेन पॉलिसीज़ हो। मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी सारे देश आएँगे, वो सभी कुछ कॉमन आइडियोलॉजीज़ के ऊपर बेस करके बनेंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन कैसे इवॉल्व हुआ। मतलब कि उसने जब स्टार्ट किया था, तो यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन था, लेकिन अब वो एक पॉलिटिकल यूनियन बन चुका है। उसके बाद उसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी कोशिश किया, लेकिन हालाँकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सका। लेकिन उसके पास उसका खुद का फ्लैग, खुद का एंथम, का फाउंडिंग डेट, खुद का करेंसी है। अब यूएसएसआर के टूटने के बाद उसने बहुत कोशिश किया कि यूएसएसआर के सारे देशों को अपने अंदर ला सके, लेकिन उनमें से कुछ देश खुशी-खुशी यूरोपियन यूनियन का पार्ट किए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर देश ने ये बेहतर समझा कि वो यूरोपियन यूनियन से दूर रहे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी इन्फॉर्मेशन है, ये 3 हिस्सों में बँटा हुआ है। पहला, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कुछ बताया गया है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक पावर्स के बारे में बताया गया है, या फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन कैसे अपने इकोनॉमी के ज़रिए पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया गया है, यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक पावर्स के बारे में। उनमें से फ्रांस के बारे में बताया गया है कि उसमें कि उसका यूनियन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, उसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो ज़्यादातर पॉलिसीज़ हैं, वो कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन के फेवर में आते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री पावर के बारे में बताया गया है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। या तो वो एक ही करके पूछ सकता है कि यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री पावर के बारे में लिखो, यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिकल या फिर डिप्लोमैटिक पावर्स के बारे में लिखो, या फिर यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक पावर के बारे में लिखो, या फिर वो डायरेक्टली ऐसा पूछ सकता है कि यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस के बारे में लिखो, या फिर यूरोपियन यूनियन कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करता है। तब आप तीनों पॉइंट्स को लिख के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन एक सुप्रानेशनल पावर है। सुप्रानेशनल का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अंदर आने वाले जो देश है, उनकी अंदरूनी मामलों में दखल-अंदाज़ी करता है। अब यूरोपियन यूनियन एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे लिमिटेशंस कहा गया है। किसके बारे में? यूरोपियन यूनियन के सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन पावर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि यूरोप में हालाँकि वो कुछ कॉमन आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे बने हैं, लेकिन फिर भी कुछ देश अक्सर अपनी आइडियोलॉजीज़ में एक-दूसरे से अलग है। जैसे कि टोनी ब्लेयर, वो अक्सर अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। हुँ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के कुछ नए मेंबर्स हैं, वो यूएस के जो उनका जो कोalition है, वो उनको सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर जर्मनी, फ्रांस अक्सर अमेरिका के अगेंस्ट में होते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़ कहा गया है कि यूरोस्केप्टिसिज्म क्या है? यूरोस्केप्टिसिज्म के बारे में जब भी कहा जाएगा, कोई यहाँ पे मार्gaरेट थैचर का नाम हमेशा है। यूरोस्केप्टिसिज्म का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूरोपीय यूनियन में जो आने वाले देशों के बीच में एक कॉमन करेंसी है, वो है यूरो। अब यूरो के इस्तेमाल की वजह से ब्रिटेन का जो करेंसी है, यानी ब्रिटिश पाउंड, इसका वैल्यू मार्केट में कम हो रहा था। इसी के चलते मार्गारेट थैचर ने ये डिसीजन लिया कि वो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालें। हालाँकि उसके बाद बहुत सारे दंगे हुए या फिर बहुत सारे ऑपोज़िशन हुए और मार्गारेट थैचर ने रिज़ाइन कर दिया। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है?
अब यहाँ से लिख, यहाँ ये है हिस्ट्री। और यहाँ पर ये कहा गया है कि एशियन के अंदर आने वाले जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे दिक्कत ये था कि इतने सालों से इसमें बहुत सारे परेशानियाँ झेले। उनमें से सबसे बड़ा जो था, वो था कॉलोनियलिज़्म। मतलब कि जब कोई पावरफुल देश एक कमज़ोर देश के ऊपर शासन करता है, एक फर्म कॉलोनियलिज़्म कह रहे हैं। तो उनमें से भी जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश शासन था, वैसे ही वहाँ पर यूरोपियन मतलब डच, ब्रिटिश, पोर्टुगीज़, वैसे ही वहाँ पे यूरोपियन के साथ-साथ जापानीज़ कॉलोनियलिज़्म भी था। उसके बाद वहाँ पर पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा था। और कोल्ड वॉर के दौरान उनके ऊपर एक प्रेशर था कि वो किसका पार्ट बनेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड का या फिर सेकंड वर्ल्ड का। तो इसी के चलते बांगलुरु कॉन्फ्रेंस और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बने। लेकिन ये सब इनइफेक्टिव थे साउथ ईस्ट एशिया इन कंट्रीज़ को डेवलप करने के। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एशियन कैसे बना? मतलब एशियन किन कंट्रीज़ ने बनाया और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये डिटेल में बताया गया है। अब एशियन जब बना तो वहाँ पे सिर्फ़ 5 कंट्रीज़ थे। 1967 में बना, सिर्फ़ 5 कंट्रीज़ थे। अभी 10 कंट्रीज़ का ग्रुप बन चुका है एशियन, और वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत बना था। उनका पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएँ, और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि वो इतनी गरीब थी तो गरीबी से बाहर निकाले, और उसके बाद रीजनल पीस का मतलब कि अब वो हर किसी युद्ध से या फिर हर किसी भी टाइप के वॉर से वो दूर रहे। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में एशियन वे के बारे में कहा गया है। एशियन वे क्या था? एशियन वे यूरोप के जगह यूरोपीय यूनियन की जगह एशियन की जो कंट्रीज़ है, वो हर चीज़ में दखल-अंदाज़ी नहीं करते थे। वो चीज़ों को बहुत ही हल्के में लेते थे। इन्फॉर्मली चीज़ों को ट्रीट करते थे, और उसी चीज़ को एशियन वे कहते हैं। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, और इसको यहाँ तक कि आप पहले भी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ यहाँ पे 3 पिलर्स ऑफ एशियन कम्युनिटी के बारे में कहा गया है। 18 basketball एशियन कम्युनिटी। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एशियन के सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में कहा गया है। वही दूसरी ओर यहाँ से लेकर यहाँ तक एशियन के इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में कहा गया है। city कम्युनिटी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एशियन के विज़न 2020 के बारे में कहा गया है। आखिर में यहाँ पर एशियन की करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में कहा गया है। हालाँकि एशियन जब शुरुआत में बना था, तो इसको दूसरे देश उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब एशियन धीरे-धीरे इतना जल्दी ग्रो कर रहा है कि सारे देश एशियन से अपना रिलेशन अच्छा रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर अपेक्षित था। और भारत ने भी इसके चलते बहुत सारे एफटीएस एशियन के साथ साइन किया है। अब बारी है चाइना। यहाँ
चाइना को ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ कहा गया है। तो चाइना को ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ क्यों कहा गया है? कुछ इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसका हेडिंग देंगे हम, व्हाई चाइना इज द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। अब ईस्ट एशियन ग्रोथ का ड्राइवर होने का जो रीज़न है वो ये है कि वो ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2040 तक वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और उसी के साथ-साथ चाइना का जो पॉपुलेशन है, उसका जो एरिया है, उसका जो रिसोर्स है, वो उसका स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पर कहा गया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में उन्होंने सोवियत मॉडल क्यों चूज़ किया? उसके बाद इन्होंने कम्युनिज़्म से दूरी बनाए रखा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कहा गया है कि सोवियत मॉडल यूज़ करने की वजह से चाइना को क्या इफ़ेक्ट पड़ा। हालाँकि सोवियत मॉडल इस्तेमाल नहीं होने से उड़ीसा की तरह चाइना को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद चाइना के लीडर्स ने 1970s में इकोनॉमिक आइसोलेशन को तोड़ दिया। यहाँ पे आ सकता है कि 1970s मेजर decisions of China's leaders। उसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि चाइना ने यूएसए की तरह शॉक थेरेपी ना यूज़ करके उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्राइवेटाइजेशन किया। जैसे कि 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, इन 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुई। तो यहाँ पर इसका हेडिंग होगा। उसके बाद यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बने। अब यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का ड्रॉबैक्स कहा गया है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई। यहाँ पर आप प्रॉब्लम्स लिखेंगे, ये प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे एडवांटेजेस। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक चाइना का
अभी का इकोनॉमिक पावर के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बताया गया है। इस चीज़ का हेडिंग हम लिख पढ़ती की बोल गई कोरियन foreign policies between India and चाइना। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक चाइना और इंडिया के बीच में बदलता हुआ रिलेशन बताया गया है। इसके पहले हिंदी चीनी भाई से था, लेकिन फिर वहाँ पर जंग शुरू हो गया। लेकिन नाइनटीन सेवेंटीज़ के बाद उनके बीच का रिलेशन थोड़ा बेहतर हुआ, जब वहाँ के लीडर्स चेंज हो गए। और आखिर में यहाँ पर जो पैराग्राफ है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जापान एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर सेम यहाँ पर साउथ कोरिया एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया और अगर आपने इन चीज़ों को बुक में नोट डाउन कर लिया, तो फिर आपका एक बेहतर, बहुत बेहतर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप ये चीज़ आराम से समझ जाएंगे कि वो एनसीईआरटी से दिया गया है या फिर बाहर से। अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो, आप कीवर्ड्स या फिर पैराग्राफ के पहला आंसर आराम से लिख पाए, और अगर बाहर से क्वेश्चन है तो आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बना के लिख सकते। बुक में मार्क करने के बाद आप और एक बार रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के बाद जो चीज़ आपने बुक में मार्क किया है उसको आप एक A4 शीट में कॉपी कर लें, और नेक्स्ट टाइम से अब जब भी उस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप बुक से नहीं, डायरेक्टली अपने जो नोट बनाया है उस A4 शीट में आप उससे चैप्टर पूरी तरह पढ़ें। अब बात करते हैं कि प्रोबेबल क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग के बारे में। मैंने आपको जैसे ही बुक में मार्क करवाया, आप अगर उस चीज़ को अच्छे से करेंगे तो आप ईज़िली देख पाएँगे कि यहाँ पर दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, आप इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप आंसर चेकिंग के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं।